1947 में आजाद हुए सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और हां, 2014 में आजाद हुए लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, ये शुभकामनाएं आप न लें और इस वीडियो से थोड़ा दूरी बनाए रखें। आज तिरंगे का दिन है, उस तिरंगे की बात करने का दिन जो हमारे देश की आन बान शान और गौरव का प्रतीक है। तिरंगा चाहे आसमान में शान से लहरा रहा हो या सम्मान के साथ संभाल कर रखा गया हो, उसका स्थान हमेशा सर्वोच्च रहा है। फ्लैग कोड के नियमों का पालन करना हर भारतीय की जिम्मेदारी है। तिरंगे के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर एक ऐसी चाल चली गई जिसने तिरंगे के सम्मान और उसके नियमों की पूरी तस्वीर ही बदल दी। जिस तिरंगे को सर्वोच्च स्थान मिलना चाहिए था, वही तिरंगा धीरे धीरे कूड़े के ढेरों तक पहुंचने लगा। और विडंबना देखे, आज वही लोग तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। आखिर तिरंगे के साथ ऐसा क्या हुआ? नियमों में क्या बदला? किस फैसले ने तिरंगे को सम्मान से कूड़े के ढेर तक पहुंचाने का रास्ता खोल दिया? आज के वीडियो में तिरंगे को सर्वोच्च स्थान से कूड़े के ढेर तक पहुंचाने की पूरी कहानी जानेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। संघियों को अक्सर आपने कहते सुना होगा, इंदिरा गांधी ने संविधान की प्रियम्बल में जबरन समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिए थे। ये दोनों शब्द प्रियम्बल यानी कि संविधान की प्रस्तावना से हटा देने चाहिए। लेकिन इनसे सीधा सवाल पूछिए, क्या भारत के संविधान का मूल ढांचा पूंजीवादी है या कि साम्राज्यवादी है? नहीं ना। भारत का संविधान सामाजिक न्याय, समानता और कल्याणकारी राज्य की दिशा दिखाता है। और क्या संविधान देश को किसी एक धर्म या पंथ के हिसाब से चलाने की अनुमति देता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर प्रस्तावना में यानी कि प्रियम्बल में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जुड़ जाने से आखिर दिक्कत क्या है और किसको है? इन संघियों से एक सवाल और पूछिए, राष्ट्र ध्वज के उस कोड को क्यों बदला गया जिसने तिरंगे की गरिमा और उसके सम्मान को सुनिश्चित किया था? तिरंगा का विरोध करने वाले और 52 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा न फहराने वाले संघियों ने किस तरह तिरंगे की गरिमा को ध्वस्त किया और सर्वोच्च जगह पर रहने वाले ध्वज को कूड़े के ढेर तक पहुंचाया? आइए जानते हैं। आखिर तिरंगे के साथ ऐसा क्या हुआ? नियमों में क्या बदला? किस फैसले ने तिरंगे के सम्मान को खत्म करके उसे कूड़े के ढेर तक पहुंचाने का रास्ता खोल दिया? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आजादी के बाद लंबे समय तक भारत में राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल को लेकर बेहद सख्त नियम थे। आम नागरिक अपने घर, दुकान या निजी संस्थानों पर केवल राष्ट्रीय पर्वों पर झंडा फहरा सकता था, मनमाने तरीके से नहीं फहरा सकता था। तिरंगे का इस्तेमाल मुख्यतः सरकारी संस्थानों और निर्धारित अवसरों तक सीमित था। इसका उद्देश्य सिर्फ तिरंगे को नियंत्रित करना नहीं था, बल्कि उसके सम्मान और गरिमा को बनाए रखना था। फिर आया साल 2002, केंद्र में संघी सरकार, प्रधानमंत्री संघ के कट्टर स्वयंसेवक अटल बिहारी वाजपेयी। इस कालखंड में भारतीय ध्वज संहिता में बदलाव किया गया और आम नागरिकों को भी अपने अपने घरों पर कभी भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मिल गया। कहा गया कि यह बदलाव नागरिकों के लिए अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और गौरव व्यक्त करने का एक बड़ा अवसर है और मान भी लिया गया इसको। लेकिन
उस वक्त तिरंगे के अन्य नियमों में कोई खास बदलाव नहीं किया गया, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता अब भी थी जो तिरंगे के सम्मान को बचा सकती थी, और उसने बचाया भी। मसलन तिरंगा सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता था, और वो भी हाथ से बुने हुए कपड़े का। पुराने नियमों के अनुसार तिरंगे को जमीन पर नहीं रखा जा सकता था, जो अब भी लागू है, लेकिन होता नहीं इसका पालन। उसे किसी ऐसी वस्तु की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था जिससे उसके सम्मान को ठेस पहुंचे। फटा या क्षतिग्रस्त तिरंगा सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए था, और जब तिरंगा इस्तेमाल के योग्य न रहे तो उसे सम्मान पूर्वक नष्ट करने की व्यवस्था थी। यानी कि तिरंगा घर घर पहुंचे लेकिन उसका सम्मान भी बना रहे, ऐसा ही कुछ इरादा रहा होगा या ऐसी ही कुछ मजबूरी रही होगी। उसके बाद 10 सालों के लिए संघीय सरकार चली गई। कांग्रेस ने भी नागरिकों को अपने घरों पर, संस्थानों पर और कभी भी तिरंगा फहराने के अधिकार को बनाए रखा। और फिर आया 20 जुलाई 2022। नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में तिरंगे के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ। अब घर पर या खुले में तिरंगा सिर्फ दिन में ही नहीं, रात में भी फहराया जा सकता था। यानी कि वह नियम जिसके तहत तिरंगे को सूर्यास्त से पहले उतार दिया जाता था, वो नियम अब बदल गया। इसके साथ ही एक नियम और बदला। पहले केवल हाथ से बुने कपड़े का ही तिरंगा हो सकता था, लेकिन अब पॉलिस्टर के तिरंगे को भी अनुमति दे दी गई। कुछ समय तक तो पॉलीथीन के तिरंगे भी दिखे, जो पर्यावरणविदों के हस्तक्षेप के बाद अब आमतौर पर दिखाई नहीं देते, हालांकि कभी कभी अब भी दिखाई देते हैं। इससे दो बातें तो साफ तौर पर हुई। पहली यह कि अंबानी की पॉलिस्टर कंपनी ने मोटा मुनाफा कूटा, और दूसरा, कभी कभी तिरंगा देखने के कारण जो सम्मान की भावना किसी देशभक्त के मन में उठती थी, आती थी, वह करीब करीब खत्म हो गई, नष्ट हो गई। हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ तो करोड़ों घरों तक पॉलिस्टर वाला तिरंगा पहुंचा दिया गया। देश भर में लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा लगाया। जब करोड़ों तिरंगे घरों तक पहुंचेंगे तो अभियान खत्म होने के बाद उनका क्या होगा? क्या उनके रखरखाव, संग्रह और सम्मान पूर्वक निस्तारण की पर्याप्त व्यवस्था थी? जवाब है, नहीं थी। और यही कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सामने आता है। कागज या प्लास्टिक जैसे छोटे झंडे, सिंथेटिक कपड़े के झंडे और बड़े पैमाने पर बनाए गए तिरंगे इस्तेमाल के बाद सड़कों पर, नालियों में, कूड़ेदानों में और कूड़े के ढेरों में पहुंच गए। और यही उस विडंबना को समझना जरूरी है। एक तरफ सरकारें और राजनीतिक दल तिरंगे को लेकर बड़े बड़े अभियान चलाते हैं, तिरंगा यात्राएं निकलती हैं, हर घर तिरंगा के नारे लगते हैं, सोशल मीडिया पर तिरंगे की तस्वीरें लगाई जाती हैं। दूसरी तरफ उन्हीं अभियानों के बाद सड़क किनारे पड़े या कूड़े के ढेर में मिले तिरंगे हमें एक असहज सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं। यहां एक खास बात साफ कर देना जरूरी है। तिरंगे को आम नागरिकों के लिए उपलब्ध कराना अपने आप में कोई गलत बात नहीं थी, बल्कि लोकतंत्र में नागरिकों को अपने राष्ट्रीय ध्वज के साथ जुड़ने का अधिकार मिलना एक सकारात्मक बात थी। समस्या तब पैदा होती है जब अधिकार के साथ जिम्मेदारी नहीं आती। तिरंगा फहराना आसान है, तिरंगे के साथ सेल्फी लेना आसान है, तिरंगा यात्रा निकालना भी आसान है, लेकिन इस्तेमाल के बाद तिरंगे को सम्मान पूर्वक संभालना, यही असली परीक्षा है। फ्लैग कोड यानी कि ध्वज संहिता का मूल संदेश यही है, या यही था, कि राष्ट्रीय ध्वज कोई सामान्य कपड़ा नहीं है, वह भारत गणराज्य का प्रतीक है। इसलिए उसका इस्तेमाल, प्रदर्शन और निस्तारण भी सम्मान के साथ होना चाहिए। और इसीलिए जब किसी कूड़े के ढेर में तिरंगा पड़ा दिखाई देता है तो सवाल सिर्फ उस एक तिरंगे का नहीं होता, सवाल उस पूरी व्यवस्था का होता है जिसने तिरंगे को करोड़ों हाथों तक पहुंचा दिया। लेकिन
क्या उन करोड़ों तिरंगों के जीवन चक्र की जिम्मेदारी भी उतनी ही गंभीरता से ली गई? यहां एक बात और याद दिलानी जरूरी है। मौजूदा केंद्र सरकार जिसकी कमान आरएसएस के हाथों में है, वह आरएसएस तिरंगे को बार बार अपमानित करता रहा है। आजादी की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस ने 30 जनवरी 1930 को तिरंगा फहराकर उसे सम्मानित करने का ऐलान किया था, लेकिन आरएसएस के तत्कालीन सरसंघ चालक हेडगेवार ने उस दिन आरएसएस की सभी शाखाओं पर भगवा ध्वज फहराने और उसे सलामी देने का आदेश दिया था। 1947 में जब भारत यूनियन जैक उतारकर तिरंगा फहराने की तैयारी कर रहा था, तो 17 जुलाई 1947 को आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के संपादकीय में तिरंगे ध्वज के बारे में एक लेख छपा, जिसमें तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज बनाना बेवकूफी बताया गया। अपने नागपुर मुख्यालय पर आरएसएस ने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, और दूर क्यों जाए, अभी हाल में जैन जी के आंदोलन में मोहन भागवत ने युवाओं से बातचीत की थी। इस बातचीत में एक युवा ने पूछ लिया कि आपने 52 साल तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया, तो मोहन भागवत ने एक जलेबी जैसी कहानी सुना दी, जो पूरी तरह से झूठी साबित हो चुकी है। आज उसी आरएसएस ने कागज, पॉलीथीन और पॉलिएस्टर का तिरंगा घर घर पहुंचाकर तिरंगे को कचरे के ढेर तक पहुंचाने का रास्ता साफ कर दिया। और एक तस्वीर आपने आज की देखी होगी, बीजेपी के एक ऑफिस पर तिरंगे की जगह उनका कमल के फूल वाला झंडा फहराया जा रहा है। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसलिए अगली बार जब कोई आपके हाथ में तिरंगा देकर देशभक्ति का प्रमाण पत्र मांगे, तो उससे एक सवाल जरूर पूछिए, तिरंगा हाथ में देने के बाद उसके सम्मान की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये चैनल एक स्वतंत्र प्रयास है आप तक सच पहुंचाने का। हम सीमित संसाधनों के बाद, बेहद सीमित संसाधनों के बावजूद आप तक सच पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस लड़ाई में हमें आपके सहयोग की जरूरत है, आपके साथ की सख्त जरूरत है। अगर आपको लगता है कि सत्ता से सवाल पूछना जरूरी है, तो जितना आपसे हो सके, जितना संभव हो सके, आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर QR कोड और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, तो फॉलो करने के साथ ही हो सके तो सब्सक्राइब भी करें। आर्थिक सहयोग के लिए मैं आकाश कुमार जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आपका सहयोग सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, यह सच का साथ देने को मजबूती देना जैसा है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस आवाज को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और पेज को फॉलो करना न भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।